एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी शादी के लिए रेड कलर का लहंगा पसंद किया था। माँ को रेड कलर बहुत पसंद था, जबकि फैशन भी रेड कलर का ही चल रहा था। मगर दिल जो चाहता है बस वह चाहता है। मेरा रंग रूप बिल्कुल ठीक ठाक था, तो इस वजह से मुझे पूरा यकीन था मैं रेड कलर में बहुत खूबसूरत लगूंगी। शादी से 1 महीने पहले ही मम्मी ने मुझे उपटन बनाकर दे दिया था और मेरे छोटे भाई बहन की ड्यूटी लगा दी थी। वो मुझे हर दिन उपटन लगाया करते थे। यूँ मैं और भी निखर गई थी। जो भी मुझे देखता था वह मेरी नज़र उतारता था। मैंने अनवर की तस्वीर ही देखी थी। अनवर बहुत हैंडसम लड़का था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। मेहंदी वगैरह की रस्म में बहुत करीबी लोगों को दावत दिया गया था। मेरी 5-6 सहेलियाँ थी। मोहल्ले के 2-4 औरतें भी थी। जब से पापा का इंतकाल हुआ था मम्मी भीड़ भाड़ से घबराने लगी थी। इसलिए बारात वाले दिन भी मम्मी ने मेरे ससुराल वालों को खास बता दिया था कि बराबर मम्मी अपने शौहर को याद करके रोती रहती थी। अगर आज मेरा आदिल जिंदा होता तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना होती। मैं ही अपनी मम्मी को दिलासे देती रहती थी। लेकिन जो भी था उन्होंने मुझे और मेरे भाई बहन को बाप बनकर पाला था। मम्मी जवानी में ही विधवा हो गई थी। सब जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। उन्होंने पार्लर का काम सीख लिया था और फिर घर के ही एक कमरे में कुछ मेकअप की सामान रखकर अल्लाह पर भरोसा करके काम शुरू कर दिया था। अल्लाह ने देखते ही देखते पार्लर में इतनी तरक्की दे दी थी कि मम्मी के हाथ में इस तरह खूबसूरती थी कि बहुत सी औरतें दूर दूर के शहरों से भी दुल्हन बनने के लिए उनके पास आया करती थी। मैंने भी मम्मी से कहा था मुझे आप ही ब्राइडल मेकअप करना, मुझे किसी और से नहीं करवाना। मम्मी ने बड़ी खुशी से मेरी बात मान ली थी। मेहंदी की सारी रात मैं सो ना पाई थी। अपने भविष्य के बारे में सोचकर जहाँ मैं खुश हो रही थी वहीं ढेरों वहम मुझसे लिपट गए थे। मैंने सारी रात अल्लाह से दुआएं मांगकर गुजार दी थी। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे जब अनवर का नंबर मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर जगमगाने लगा था। ये बहुत अहम कॉल थी जो मुझे खुश कर गई थी। मैंने फ़ोन उठाया था। अनवर बहुत प्यारी अंदाज में बोला, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। कल आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। मैंने सोचा है कि आपको बेस्ट ऑफ लक कर दूँ। मैं अनवर की बात सुनकर हंसी थी। हमने इधर उधर की बातें की। फिर अनवर ने फ़ोन बंद कर दिया था। सुबह हुई तो मेरे भाई बहन बारी बारी मुझसे लिपट कर रो रहे थे। मम्मी ने भी मुझे ढेरों प्यार किया था। फिर बारात का टाइम होने लगा था। मम्मी जल्दी से मुझे तैयार करने बैठ गई थी। मम्मी ने अपना सबसे बेस्ट मेकअप निकाला था। उन्होंने कई घंटे मुझे दुल्हन बनाने में बिता दिए थे। जब मैं तैयार हो गई मम्मी ने मुझ पर 4 बार चारों कुल पढ़कर दम किया था। फिर मम्मी ने मेरे सर से कई नोट उतारा था और फिर सदका दे दिया था। फिर मम्मी ने मेरे चेहरे पर घूंघट कर दिया था और बोली, पंछी तुम्हें मेरी जान की कसम है घूंघट मत हटाना और ना अपना चेहरा दिखाना। तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी मिन्नतें करें या फिर मजबूर करें, पर तुम्हारा ये घूंघट तुम्हारा शौहर ही हटाएगा। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत घबरा सी गई थी। मैं बोली, मम्मी घूंघट करने का तो ज़माना ही गुजर चुका है। अब तो दुल्हन अपने शादी पर डांस भी कर लेती हैं। अगर मैं घूंघट करके गई सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मी बोली, एक दिन का मजाक अच्छा ही है, कम से कम तुम्हें नज़रें तो नहीं लगेंगी। मेरी शादी पर भी मुझे नज़र लग गई थी और देखो शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया था। मम्मी बात करते हुए रो पड़ी थी। मम्मी के आंसू एक ऐसी चीज़ थी जिसके आगे मैं हथियार डाल देती थी। मैं बोली, मम्मी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही कर लूँगी, रोने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुश हो गई थी मम्मी के मैं इस वादे से बहुत परेशान हो गई थी। मम्मी कम से कम मुझे तो अपना चेहरा देखने दीजिए। माँ क्या मैं खुद को भी नज़र लगा देती। खैर जब मेरी बारात आई तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। अब मैं अपने खुशहाल भविष्य के लिए दुआ करती जा रही थी और इंतज़ार करती रही कि कब मुझे स्टेज पर बैठने के लिए ले जाया जाएगा। मौलवी साहब आए और निकाह के लिए इजाज़त ले गए थे। अभी आधा घंटा ही बीता था कि विदाई का शोर भी होने लगा और मैं विदा होकर अपने शोहर के घर आ गई। यहाँ आते आते सुबह के 5 बज गया और मेरे ससुराल में सुबह के 11 बजे ही वलीमा की दावत थी। फिर मेरी सास ने कहा, बेटा अब सोने की क्या ज़रूरत है, तुम बैठी ही रहो, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म भी शुरू हो जाएगी। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं अपना चेहरा सबसे पहले अपने शौहर को ही दिखाऊंगी, उसके बाद बाकी लोग देखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी सास ने मेरी बात मानकर कहा, ठीक है मैं अभी बाहर जाकर अनवर को ये बात बता देती हूँ ताकि मुँह दिखाई का रस्म भी साथ में ही शुरू हो जाए। मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया था। मैं अनवर के आने का इंतज़ार कर रही थी।
अब तो नींद भी आने लगी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अनवर अंदर आ गए थे। अनवर मेरे पास आकर बैठ गए थे और बोले, पंछी, आज तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए मुँह दिखाई लेकर आया हूँ। तब अनवर ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का ब्रेसलेट मेरे सामने कर दिया था। मैंने अनवर का मुँह देखा तो उसकी मुस्कुराहट मिट चुकी थी। उसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात मध्यम पड़ चुके थे। अब वह गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरानी से उसका मुंह तकने लगी थी। अनवर ने एकदम से मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वह बोला, मम्मी, ये देखिए, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। हमें हूर दिखाकर लंगूर पल्ले बांध दिया गया है। मेरी सास भी हैरान रह गई। उन्होंने भी दुहाई देना शुरू कर दी थी। बोली, ये क्या मनहूस शकल मेरे बेटे के पल्ले बांध दी गई है। इकलौता बेटा है। मैं बिल्कुल भी इस बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तभी अनवर बोले, मम्मी, मैं धोखेबाज लोगों से निपटना बखूबी जानता हूँ। ये क्या समझती है, एक बार शादी हो जाए तो धोखे के बुनियाद पर ही उसका घर बस जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी किसी हाल में नहीं होने दूंगा। मैं डरते हुए बोली, आखिर मेरा कसूर क्या है? अनवर बोले, पंछी, मैं पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं नहीं नहीं करती रही गई। आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे थे, लेकिन अनवर को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था। उसने 3 तलाक बोलकर मुझे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। मेरी सास ने इतना मुझ पर करम किया, मेरे लिए टैक्सी मंगवा दी। मगर मेरा तलाक हो जाने के बाद एक बार अनवर के कमरे में गई और ज़रूरी सामान उठाते हुए मेरी नज़र आईने पर पड़ गई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं आईना देखकर डर गई थी। शीशे में एक काली और भयानक बदसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बहुत भद्दा मेकअप किया हुआ था। लिपस्टिक आधे चेहरे तक फैली हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई थी, ये सब मम्मी का किया धरा है। उन्होंने ही मेरा मेकअप इस तरह बिगाड़ा था। तभी तो वो मुझे आईना देखने से मना कर रही थी। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों था, ये मेरी समझ से बाहर थी। टैक्सी आ गई थी और मैं उजड़ी हुई अपनी माँ की दहलीज पर एक बार फिर से आ गई थी। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं जैसे ही घर पहुँची तो अपनी माँ को दुल्हन बनता हुआ पाया था। मुझे लगा जैसे अब मैं अपनी सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मम्मी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और जेवरात से लदी हुई थी। अपने चेहरे पर ब्राइडल मेकअप किए हुई थी। मम्मी को देखकर मैं तो चीख मार मार कर रोने लगी थी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मम्मी दुल्हन बनी हुई थी और बहुत महक रही थी, खुश भी थी। मुझे देखकर भी वह टस से मस ना हुई और देखते ही देखते वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं हक्का बक्का उनको देखती रह गई थी। फिर मैं भी झुककर ज़मीन पर गिर गई। माँ को झकझोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी कि उठकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मेरे साथ ये सब आखिर क्यों किया था? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरे दोनों बहन भाई नींद से जाग चुके थे। वह भी भागकर मम्मी के कमरे में आ गए थे। सामने का मंजर देखकर वह हैरान परेशान खड़े थे। मुझसे 2 साल छोटी रीमा आगे बढ़ी थी। उसने मम्मी का मेकअप वगैरह उतारा, जेवरात वगैरह उतारे। रीमा की देखा देखी छोटा भाई भी मेरी तरफ आ रहे थे। उन्हें भी मेरे चेहरे पर इतना डरावना मेकअप साफ दिखाई दिया था। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों भाई बहन मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि मम्मी कोमा में चली गई हैं। मुझे मेरा दिमाग उभरता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया था। न जाने कितनी देर यूं ही बीत चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। रीमा मुझसे लिपटकर रोने लगी थी। बोली, पंछी बाजी, अब आपके ये छोटे भाई बहन कमज़ोर पड़ चुके हैं। मम्मी कोमा में है, आप बिस्तर पर लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। खुदारा ठीक हो जाइए। मुझे दिलासे दे रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ा था। मैं उठ बैठी थी, मम्मी के पास गई तो वह इस दुनिया फ़ानी से बेखबर पड़ी सुकून की नींद सो रही थी। मैं उनके पास बैठकर बोली, मम्मी, आपका मरते दम तक ख्याल रखूंगी। हर पल आपकी सेहत के लिए दुआ करूंगी। वे इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी तरह की कोई हमदर्दी है और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सेहतमंद हो जाएं और मुझे ये बता दें कि आपने मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है। मैं इतना कहकर कमरे से निकल आई थी। मेरे दोनों भाई बहन मुझसे पूछने लगे, बाजी, आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात गए घर कैसे पहुंची थी? मैंने उनसे किसी तरह का कोई बात ना छुपाया और साफ साफ शब्दों में बता दिया कि मुझे तलाक हो गई है। मेरे दोनों भाई बहन हैरानी से मुझे ताकते रह गए थे। उन्होंने तो मेरी बात मानने से भी मना कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे इस तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं वजह नहीं जानती।
मम्मी जानती है, बस दुआ करिए कि किसी तरह अब वह ठीक हो जाए, मैं उनसे पूछ सकूं आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। रीमा और मेरा छोटा भाई मुझसे लिपट कर बड़ी देर तक रोते रहे, मगर मेरे आंसू सूख चुके थे। मम्मी को कोमे में गए हुए 1 महीना बीत गया था। मैं घर और अस्पताल की सारी जिम्मेदारी और जानकारी अपने जान पर ले ली। अपने दोनों भाई बहन को कह रखा था कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं मम्मी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दे रही थी, मगर वह किसी तरह भी अच्छी नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टर से उनके बारे में पूछा तो वह बोला, ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ के सर से कोई भारी बोझ सरक गया हो। अब वह ठीक होना भी नहीं चाहती, दिमागी तौर पर मौत के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। मैंने बड़ी बेचैनी से डॉक्टर की बात सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ मुझे अजाब में डालकर बड़े सुकून से सो गई हों। मैंने सोच लिया था मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूँगी जब तक मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं दे देती। मैंने मम्मी से पार्लर का काम सीख लिया था। अब उनके गैर मौजूदगी में घर के इंतजाम चलाने के लिए मैंने पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। मम्मी के सभी कस्टमर मेरे काम से राजी थे, इसलिए मुझे किसी तरह की परेशानी और खर्चे का सामना नहीं करना पड़ा था। रीमा और मेरा छोटा भाई अयान को भी मैंने संभाल लिया था, मगर मैं खुद को संभालने में अब तक नाकाम थी। मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती थी। आईने के सामने खड़ी होकर उससे सवाल करती रहती थी, क्योंकि वह बड़े सुकून से सो चुकी थी। अब मैंने उनका सुकून बर्बाद करने की ठान ली थी। मैं हर रोज़ 1 घंटा भर मम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी, इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं बोली, मम्मी तुम्हारी रीमा का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया था, जहाँ वो बहुत खुश रहेगी। मगर आप जानती हो क्या, रीमा के साथ भी वही सब कुछ करूँगी जो आपने मेरे साथ किया था। मैं रीमा का बिल्कुल वैसा ही मेकअप करूँगी जैसा आपने मेरा किया था। हफ्ता भर मम्मी के पास जाती रही और कभी ये कहती कि मैंने दोनों का ही रिश्ता तय कर दिया है, और कभी कहती कुछ ही दिनों में मैं उनकी शादी करने वाली हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी मम्मी अब ठीक होने की कोशिश करने लगी हैं, उनकी हाल में सुधार आ रही है। यही तो मैं चाहती थी। यूँ पूरे 5 महीने कोमे में रहने के बाद मम्मी एक दिन होश में आ गई थी। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी माँ पंछी पंछी कहकर पुकार रही है, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। मेरी आंखों से बेशुमार आंसू निकल रहे थे। ये आंसू खुशी के हरगिज नहीं थे, गम के भी नहीं थे, ये बल्कि इस परेशानी की गवाही थे जो मैंने इन 5 महीनों में मुझे दिखाई दी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो मम्मी मेरे तरफ देखकर रोने लगी थी। मैं बोली, पंछी मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर अपने बहन भाइयों की शादी करना, अभी मेरा इंतज़ार कर लो। मैं बोली, मम्मी परसों उनकी बारात है, कार्ड पड़ चुके हैं, अब मैं कैसे शादी को आगे बढ़ाऊंगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कमी बिल्कुल भी उन लोगों पर महसूस नहीं होने दूंगी। खानदानी रिवायत के हिसाब से ही रीमा का वैसा ही मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। मम्मी रोने लगी थी। मैंने उन्हें किसी भी तरह की तसल्ली दिलाए बगैर ही वहाँ से उठ गई थी। 2 दिन तो मम्मी के साथ यूं ही आंख मिचौली खेलती रही। तीसरे दिन मम्मी रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी। तब मैंने पहली बार मम्मी से कहा था, मम्मी आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ, आप मुझसे कोई बात ना छुपाओ। आज मम्मी की तबीयत काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं रोकर बोलने लगी थी। मम्मी बोली, पंछी तुम मेरी अगर दास्तान सुन लोगी तो फिर मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दूंगी। ये आज से 23 साल पहले की बात है, जब मैं जवान थी, हसीन थी, लेकिन मेरा नसीब बहुत काला था। मैं 5 साल की थी जब मेरी खाला ने मेरा रिश्ता अपने 7 साल के बेटे के लिए तय कर दिया था। बात पूरे खानदान में फैल चुकी थी। मेरी खाला के और खानदान सभी बड़ों के मुंह से हर वक्त ये सब सुनती रही, तो मेरे दिल में भी आदिल का ख्याल पैदा हो चुका था। मैं जो जो बड़ी होती गई, मेरे दिल में आदिल का ख्याल बढ़ता चला गया। मैं और आदिल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह ग्रेजुएशन पास करके दुबई चला गया था। वह मुझसे वादा करके गया था वह हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर बस 1 ही महीने में मुझे महसूस होने लगा था वह बदल गया है। वह मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहले पहल तो ढेरों खत भेजता था, फिर उसने खत का सिलसिला भी बंद कर दिया था। मैं खाला के सीने लगकर रोती रही, उनसे शिकायत करती रही कि आदिल बदल गया है, वह किसी दुबई लड़की के इश्क में पड़ गया है। खाला ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, पागल मत बनो, मैं किसी अरबी लड़की को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। चला लेने दो उसे, कुछ महीने का इश्क, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। अब मैं खाला को क्या समझाती कि इश्क में ये सब नहीं चलता। मोहब्बत तो यही चाहती है कि जो हमारा हुआ वह किसी का निगाह भी उठाकर ना देखे। खैर वक्त बीतता चला गया। मैंने खुद को घरदारी में बिजी कर लिया था। जब मैं काम से फ्री हुई तो मैंने पार्लर का काम भी सीख लिया था। 2 साल बड़ी परेशानी में बीते थे।
मगर वक्त की यही घड़ी तो सबसे भली होती है। वक्त कैसा भी हो आखिर कट ही जाता है। मेरा मुश्किल वक्त कट गया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा मुश्किल दौर तो अब शुरू होने वाला था। आदिल अब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए किसी तरह का कोई प्यार नजर नहीं आया था। वह मुझसे अपनी निगाह बदल गया था। मैंने एक बार फिर से खाला के सामने आदिल के बारे में बात की थी और अपने दिल के फोड़े फोड़ लिए थे। फिर मेरी खाला ने मुझे बहुत दिलासे दिए थे। मैं भी खाला के आगे पीछे होने लगी थी। एक दिन मुझे खाला ने बुलाया था कि तुम घर आओ, हम दोनों मिलकर आदिल की पसंद का खाना बनाएंगे। फिर तुम दोनों को अकेले बैठकर बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। तुम दोनों सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली थी। मैंने और खाला ने 3 घंटे लगाकर बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से खाना तैयार किया था, मगर आदिल ने ये कहकर खाने को खाने से मना कर दिया था कि वह बाहर से खाकर आया है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। फिर खाला ने मुझे बुलाया और कहा कि आदिल तुमसे छत पर अकेले में बात करना चाहता है। मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो आदिल ने मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमा दी थी। मैंने वे अंगूठी आदिल को दुबई जाने से पहले दी थी। आदिल बोला, अब मैं ये मंगनी आगे नहीं चला सकता। मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही पल में मेरी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे थे। मैं रोती हुई बोली, आदिल तुम नहीं जानते क्या कि ये अरबी औरतें तलाकशुदा होती हैं। इनके कई निकाह हो चुके होते हैं, वफादार नहीं होती। तुम उनके खातिर मुझे मत छोड़ो आदिल। आदिल बोला, किसी दुबई की औरतों के प्यार में नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो शबाना से शादी करना चाहता हूँ। आदिल के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिर गए थे। आदिल ने मेरी छोटी बहन शबाना का नाम लिया था। मैं आंधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैं शबाना को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। मैं उसे मारती जाती और कहती जाती कि तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। वह रोते हुए बोली, बाजी इश्क पर किसका जोर चलता है। ये खबर देखते ही देखते घर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर आदमी आदिल और शबाना को बुरा भला कह रहा था। मेरे पापा ने शबाना का रिश्ता देने से मना कर दिया था तो आदिल ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूदकर जान दे दूंगा। आदिल खाला का इकलौता बेटा था। खाला उसकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने सर से चादर उतारकर पापा के कदमों में रख दी थी। पापा बेबस हो गए थे। पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने चुप्पी साध ली थी। और फिर एक दिन आदिल और शबाना का निकाह हो गया। शबाना आदिल के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी, जबकि मुझे आए रोज़ रिश्ते वाले देखने आते थे। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता कि मेरी एक मंगनी टूट चुकी है तो मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। पापा फिक्र से बूढ़े हो गए थे। फिर हमें खबर मिली शबाना उम्मीद से है। घर वाले मुझसे छुप कर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि मेरी हाय मेरी बहन को ना लग जाए। लेकिन जब मंगेतर ही बेवफा निकला तो बहन से क्या गिला शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी थी, मगर मेरी हर दिन की परेशानी मेरे आंसू खा गए थे। शबाना तुम्हें जन्म देने के दौरान ही मर गई थी। उसकी बच्ची जिंदा बच गई थी। नन्ही सी बच्ची को खाला संभाल ना पाई तो उन्होंने एक बार फिर से पापा के आगे हाथ फैलाकर मेरा रिश्ता मांग लिया था। हालात पापा के सामने थे, मुझे कोई एतराज ही नहीं था। तो पापा ने मेरा रिश्ता आदिल से तय कर दिया था। मैं दुल्हन बनकर आदिल के घर आ गई थी, मगर वो मुझसे बात तक नहीं करता था। तुम जानती हो ना आदिल कौन है। मम्मी के सवाल पर मैं चौंक गई थी। मैंने बोली कि किसी आदिल को नहीं जानती। मम्मी बोली, आदिल तुम्हारा बाप है, जिसे मैंने शादी के बाद हमेशा जान कहकर पुकारा था, क्योंकि मुझे आदिल नाम से बेवफाई की बू आती थी। शबाना की बेटी तुम हो पंछी। मम्मी की बातें सुनकर लगा जैसे मेरा सांस ही रुक गया हो। दिल धड़कना थम गया था। क्या मेरी माँ रजिया नहीं थी। शबाना कौन थी। मैंने तो कभी उसका जिक्र नहीं सुना था और ना ही कभी कोई तस्वीर देखी थी। मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, पूरे 2 साल मैंने तुम्हें उठा उठा कर फिरती रही। तुम जरा सा रोती तो आदिल मुझसे कहता तुम सौतेली माँ होना, तभी तो मेरी बच्ची तुमसे खुश नहीं होती। फिर अल्लाह ने मुझे ऊपर तले मुझे 2 बच्चे और दे दिए, एक रीना तुम्हारी बहन और फिर तुम्हारा भाई आरिफ अयान। मगर आदिल कभी उनसे वैसी मोहब्बत नहीं करता था जैसे तुमसे करता था। अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते हुए गिर गई तो आदिल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। उस दिन के बाद तुम मुझे शबाना लगने लगी थी। मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे उस चीज़ का बदला लेकर रहूँगी। चलो देखो, मैंने तुमसे बदला ले लिया, मगर मैं अब भी खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने ही वजूद से घिन आने लगी है। तुम मेरी बेटी थी ना पंछी, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मम्मी बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। मैंने मम्मी से कहा, आप मुझे एक वादा कर लीजिए,
आप मेरी माँ शबाना को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। मम्मी रोते हुए बोली, पंछी, मैं शबाना को अल्लाह के खातिर माफ़ किया। मेरी आंखें भी आंसू से भीग चुकी थी। मैंने उस औरत के लिए अगले जहां की मंजिल आसान कर दी थी, जो मुझे इस दुनिया में तुम्हारे पापा के साथ मिलाकर चल बसी थी। मैंने भी मम्मी को माफ़ कर दिया था, बस अपनी सगी माँ शबाना के खातिर। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय किया। वह दोनों भाई थे, एक के साथ मेरा रिश्ता तय किया और दूसरे छोटे भाई के साथ मेरी बहन रीमा का रिश्ता तय किया। हम दोनों की शादी एक ही दिन पर हुई और हम दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ गए थे। मेरा शौहर असलम बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरे पिछले बीते हुए कल को भुलाकर मुझे बहुत प्यार किया और मेरा देवर भी रीमा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी रीमा बहन के आज 2 बच्चे हो चुके हैं, पर मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं अपनी बहन के बच्चों से ही बहुत खुश हूँ। आज मेरे छोटे भाई अयान की भी शादी हो गई। उस शादी के दिन मेरे बीते हुए कल मुझे तेज़ी से याद आए, क्योंकि मेरे पहले पति अनवर से मेरी मुलाकात हो गई थी। अनवर का भी नसीब बहुत ख़राब रहा। उसकी पहली पत्नी मैं थी, जिसको उसने डिवोर्स दे दिया था। अनवर ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी अनवर को डिवोर्स देकर चली गई। अब अनवर बिल्कुल अकेला है, पर मैंने अपना ख्याल झटक दिया। मेरे शौहर असलम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बच्चे ना होने का कभी ताना नहीं दिया। आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैंने बहुत इलाज भी करवाया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।